एवरीवन, मैं आपकी फैकल्टी प्रीति जमशेद वुमेन्स कॉलेज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ और जो मैं टॉपिक लेकर आ रही हूँ वो है साइक्लोन। जैसा कि साइक्लोन के बारे में आप लोग तो कुछ जानते ही होंगे कि तूफान आता है, बारिश होती है, काफी विनाश होता है। अभी हाल के दिनों में कुछ अम्फान चक्रवात से इफेक्ट हुआ, हमारा बंगाल की खाड़ी में जो आया था चक्रवात, वेस्ट बंगाल काफी इफेक्टेड हुआ, ऑस्ट्रेलिया का काफी इफेक्ट होता है। तो आज हम जानेंगे चक्रवात की गतिविधियों के बारे में, चक्रवात बनता कैसे है, चक्रवात की क्या चीजें होती है, कैसे कैसे वो काम करता है। तो अभी जानेंगे चक्रवात के बारे में कि सबसे पहले चक्रवात में अगर हमको क्वेश्चन आता है चक्रवात का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो उस टॉपिक में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भूमिका, इंटरेक्शन, फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के रूप, क्योंकि चक्रवात में हम खासकर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मतलब टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आज हम फोकस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन पे, तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को अच्छे से समझेंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के रूप है, तो रूप में डिफरेंट है। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, उष्णकटिबंधीय अपदाब जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन, उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय तूफान जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म, नेक्स्ट है हैरिकेन एंड टाइफून। तो इसको हम जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के ये जो रूप है उनको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम उनकी बताएंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता क्या है, इन विशेषताओं को समझेंगे। फिर समझेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण क्या है कि चक्रवात कैसे उत्पत्ति होती है, उसके बाद इस उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव क्या है, अंत में कंक्लूजन, निष्कर्ष के बारे में आपको लिखना होगा। तो हम शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे इसकी भूमिका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की भूमिका। तो पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायु दाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है, मतलब पवनों का ऐसा चक्र है, इसको मैं मिटा देती हूँ सबसे पहले। हम क्या है, पवनों का एक ऐसा चक्र, ठीक है, पवनों का एक ऐसा चक्र जिसके अंदर वायुदाब निम्न और बाहर वायुदाब उच्च होता है। तो उसमें क्या बताया गया है, वो होता है चक्रवात कहलाता है। यह वृत्ताकार, अंडाकार होता है, मतलब इसका जो आकार होता है वृत्ताकार होता है, अंडाकार होता है। इसमें वायु चारों ओर उच्च वायु भार के क्षेत्र से केंद्र निम्न वायु भार के क्षेत्र की ओर चलती है, मतलब वायु जो होती है ये उच्च वायु भार से निम्न वायु भार से की ओर चलती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये चलती है। तो उसके बाद जानेंगे पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप चलती है। कहने का मतलब ये है कि जो उत्तरी गोलार्ध में उन्होंने क्या कहा कि घड़ी की सुई के विपरीत चलती है, दिशा में चलती है, मतलब हमारी घड़ी की जो सुई चल रही है उसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में चलेगी और घड़ी की सुई के अनुरूप जो घूम रही है वो उसके अनुरूप चलेगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपने जाना चक्रवात के बारे में, चक्रवात निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली गोलाकार इसकी एक आकृति होती है जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। मतलब उन्होंने क्या बताया है कि जो ये विषुवतीय रेखा है 0 डिग्री, इसके 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ से कितना 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री, मतलब 5 से 30 डिग्री के बीच ही उत्पन्न होती है। ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वायुदाब कम होते हुए भी पवनें वृत्ताकार रूप में नहीं चलती है। मतलब कोरियोलिस जो बल है जिसका प्रभाव
विषुवत रेखा पे नहीं होता है। ये जो एरिया होता है उसको डोलड्रम का एरिया कहते हैं। यहाँ पवने बहुत शांत होती है, लेकिन यहाँ कोरालिस बेल्ट का प्रभाव शून्य होता है। इसी वजह से यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन चक्रवात उत्पन्न होने की जो दिशा, जो चक्रवात उत्पन्न होती है हमारे पृथ्वी पे 5 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच होती है। कोरालिस बेल्ट का प्रभाव याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पे कोरालिस बेल्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इसके में कोरालिस बेल्ट का प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होने की कंडीशन अप्लाई होती है। तो कैसा बताया था ना, इसलिए वायुदाब कम होते हुए भी पवनी वृत्ताकार रूप में नहीं चलते और चक्रवात नहीं बनाती। कहा? विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में। विषुवत रेखा के निकट दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आकर मिलती है, मतलब इस दोनों गोलार्ध में व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। जिसके तल पर ये पवनें आकर मिलती है उसे अंतर उष्णकटिबंधीय वाताग्रह अथवा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण तल कहा जाता है। इंटरट्रॉपिकल फ्रंट या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहा जाता है, जहां पे दोनों विषुवत मतलब दोनों व्यापारिक पवनें आके जहां मिलती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भांति उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाताग्रह में भी, माफ कीजिएगा, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भांति उष्णकटिबंधीय वाताग्रह में भी तरंगे होती है। ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में उष्णकटिबंधीय अभिसरण तल भूमध्य रेखा से काफी दूर चला जाता है। इस अभिसरण तल के भाग में जब वायु काफी गर्म होकर बड़े पैमाने पर ऊपर उठती है तो कोरालिस बेल्ट के प्रभाव के कारण इस निम्न दाब के क्षेत्र की ओर सभी दिशाओं से पवनें चलने लगती है और एक चक्रवात का क्या होता है? जन्म होता है। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या बताया कि मतलब कि जो क्या है, ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो तल है भूमध्य रेखा से काफी दूर चली जाती है। तो दूर चले जाने की वजह से होता क्या है कि इस अभिसरण के किसी एक भाग से जब वायु काफी गर्म होकर बड़े पैमाने पर ऊपर उठती है तो कोरालिस बेल्ट के कारण एक निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर सभी दिशाओं से पवनें चलने लगती है और एक चक्रवात का जन्म होता है। सपोज ये जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण तल जो है ये खासकर या तो ऊपर चली जाएगी या तो नीचे चली जाएगी। जब ये नीचे जाएगी या फिर कहीं जाएगी तो ये पवनें जो है जिस तरह से इस तरह से आएगी और ये पवनें कुछ इस तरह से आएंगी, तो इसमें एक तरह सा क्या होगा कोरालिस बेल्ट के कारण पवनें क्या होती है? विक्षेपित होती है। तो घड़ी के सुई के क्या बताया था? कोरालिस बेल्ट के कारण घड़ी के सुई के जो के अनुरूप और विपरीत चलती है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है? तो चक्रवात बनती है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। निम्न वायुदाब के क्षेत्र बनने के कारण यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि उत्तरी गोलार्ध में है तो ये घड़ी की सुई के विपरीत चलेगी, तो इस तरह से पवनें चलने लगती है। कहाँ से? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, बाहर से केंद्र की ओर चलने लगती है। चक्रवातीय घटना इस तरह से कंडीशन का जन्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात गहन निम्न वायुदाब क्षेत्र है। पहले बताया कि गहन निम्न वायुदाब क्षेत्र मतलब काफी वायुदाब यहाँ पे क्या होगा? निम्न होगा, काफी लो होगा, जो लगभग 160 से 800 किलोमीटर तक व्यास वाले होते हैं। इसका जो व्यास होता है 160 से 800 किलोमीटर तक का होता है। इनमें 62 किलोमीटर प्रति घंटे तक की प्रचंड गति से हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। जो हवाएं होती हैं उनकी जो स्पीड होती है लगभग मतलब उन्होंने कहा है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलती है। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं का प्रभाव घड़ी की सुई के विपरीत पहले जैसे बताया और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे क्षेत्र में बनते हैं जहां उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी पूर्व सन्मार्गी पवनें मिलती हैं। मतलब मैंने बताया कि जहाँ पे उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्व सन्मार्गी पवनें मिलती है वहां पर इस क्षेत्र का क्या होता है? चक्रवात बनते हैं। इस क्षेत्र को अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र में मैक्सिको, उत्तरी प्रशांत का दक्षिण पश्चिमी भाग मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर का दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तरी हिंद महासागर तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर सम्मिलित है। इन चक्रवातों में समदाब रेखाओं की व्यवस्था लगभग वृत्ताकार होती है।
ये बहुत बड़े विस्तार के नहीं होते। इनका व्यास 160 से 100 मतलब मैंने बताया था आपका व्यास 800 के आसपास, कभी 640 किलोमीटर के आसपास का व्यास होता है। फिर भी इनमें से कुछ बहुत ही प्रचंड तथा तूफानी होते हैं जो अपने प्रभाव क्षेत्र से बड़े पैमाने पर विनाश लीला करते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि बहुत ही प्रचंड और विनाशकारी होते हैं। इनका व्यास ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये काफी प्रचंड और विनाशकारी होते हैं। कुछ चक्रवात इस तरह से बनते हैं। इस प्रकार के भयानक चक्रवातों को कैरिबियन सागर में हेरिकेन पर्टिकुलर कैरिबियन सी, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका के आसपास। आप लोग अगर वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आपको कैरिबियन सी का लोकेशन पता चलेगा। तो वहां पे कैरिबियन सी में इस तरह के जो चक्रवात बनते हैं उसको वहां पे क्या नाम से जानते हैं, हेरिकेन। चीन, जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में चक्रवात तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली कहते हैं। डिफरेंट स्थानों में इन चक्रवातों का नाम अलग अलग है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे, मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के रूप। डिफरेंट रूप हमको देखने को मिलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता के आधार पर, उसकी तीव्रता कितनी तीव्र है के आधार पर डिफरेंट निम्न वर्गों में इसको बांटा गया है। तो अगर हम जानेंगे तो उसका नाम है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। मैंने आपको पहले ही बताया है। ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस को अगर समझते हैं तो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होता क्या है, इनकी उत्पत्ति अधिकांश दोनों गोलार्ध में 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महासागरों के ऊपर होती है। ध्यान से देखिएगा, ये जो डिप्रेशन है, ये जो विक्षोभ है, ये जो डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ है, ये क्या बताया है कि दोनों गोलार्ध के 5 से 30 डिग्री के बीच में होगी। और कहाँ होगी, महासागरों में होगी, के ऊपर होगी। ये चक्रवात धरातल से कुछ ऊंचाई पर उत्पन्न होते हैं, धरातल से कुछ ऊंचाई पर उत्पन्न होंगे। इनमें हवाएं काफी धीमी गति से बाहर से अंदर केंद्र की ओर बहती है तथा चक्रवात धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते, काफी बड़ा क्षेत्र को ये प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैरिबियन सागर तथा उत्तरी तथा पश्चिमी प्रशांत सागर इसकी उत्पत्ति के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर अधिकांश वर्षा इन्हीं विक्षोभों से होती है। इन चक्रवातों के उत्पन्न तरंगों को पूर्वी तरंग कहा जाता है। इन तरंगों की उत्पत्ति 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मध्य महासागरों के पश्चिमी क्षेत्रों में होती है। महासागरों के पश्चिमी क्षेत्रों में, हमारे जो महासागर है, पृथ्वी पे जितने भी महासागर है, उसका पश्चिमी क्षेत्र में जो महासागरीय जल है वो गर्म होता है। पूर्वी क्षेत्र का जो जल होता है वह ठंडा होता है, महासागरीय जल। तो याद रखिएगा, जो गर्म जल है महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में, जो पश्चिमी क्षेत्र है वहीं पे ही चक्रवातों की उत्पत्ति होती, जिससे विस्तृत क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है और कभी कभी तड़ित झंझाओं का निर्माण होता है। तो जाना कि इस डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे तो जो तूफान आता है, चक्रवात बनती है, इसी चक्रवातों से, इसी विक्षोभों की वजह से इसमें वर्षा होती है। तड़ित झंझा मतलब आपका अच्छा खासा थंडर स्टॉर्म आता है, तो इसी के थंडर स्टॉर्म का निर्माण होता है। तो हमने जाना कि उष्णकटिबंधीय विक्षोभ क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय अपदाब, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। जो ये चक्रवात ऐसे निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिसमें हवाएं लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कितने किलोमीटर की गति से बोल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, यद्यपि इसका मुख्य रूप भारत और ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करता है। बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट के आसपास ये चक्रवात उत्पन्न होकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों में भीषण वर्षा कराते हैं, जिससे बाढ़ें आती हैं तथा अपार जनधन की हानि होती है। इसकी गति तथा दिशा अनिश्चित होती है। कभी कभी ये चक्रवात एक ही स्थान पर ठहरकर भारी तबाही लाते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इनकी गति पश्चिम की ओर होती है। जापान तथा चीन के दक्षिणी भाग में इनसे प्रभावित रहते हैं। मतलब जापान तथा चीन के दक्षिणी भाग भी इससे प्रभावित रहते हैं।
तो हमने जाना उष्णकटिबंधीय अपदार्थ। अब हम आगे बढ़ेंगे तो उष्णकटिबंधीय तूफानों के बारे में जानेंगे। ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसको कहते हैं, इन तूफानों की गति काफी तीव्र 45 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। इनकी उत्पत्ति अधिकांशतः ग्रीष्म काल में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में होती है। ग्रीष्म काल में कहाँ पर? अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी द्वीप समूह तथा फिलीपींस के पास भी इस प्रकार के तूफानों की उत्पत्ति होती है। मौसम वैज्ञानिकों ने इन तूफानों को मॉनसूनी चक्रवात की संज्ञा दी है। अरब सागर में उठने वाले इन तूफानों से गुजरात तट तथा पाकिस्तान के कराची आदि तटवर्ती क्षेत्रों में भीषण वर्षा तथा जलधन की हानि होती है। कभी कभी ये तूफान भीषण चक्रवात के रूप भी ले लेते हैं। तो आपने जाना उष्णकटिबंधीय तूफान क्या होते हैं। अब जानेंगे हैरिकेन टॉर्नेडो के बारे में। हैरिकेन टाइफून के बारे में। हैरिकेन टाइफून प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जिनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। ये काफी विस्तार युक्त तथा प्रलयकारी होते हैं। इसके संयुक्त राज्य अमेरिका में हैरिकेन तथा चीन में टाइफून कहा जाता है। तो हमने डिफरेंट रूपों के बारे में जाना उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। अब अगर हम जानेंगे कि इसकी विशेषताओं को ध्यान से जानेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं इन चक्रवातों की, तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो इनकी विशेषताओं को जानते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की समदाब रेखाएं अधिक गोल होती हैं। मतलब ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो समदाब रेखाएं हैं, ये सब समदाब जो रेखाएं वो क्या होती हैं? वो गोल होती हैं। दाब प्रवणता इतनी तीव्र होती है कि हवाएं 50 मील प्रति घंटा से भी तेज हो सकती है। मतलब दाब की प्रवणता जो हाई टू लो जाने के लिए जो प्रेशर होता है वो काफी ढाल, प्रवणता मतलब ढाल होता है। इस ढाल, अगर सपोज प्रवणता की बात करेंगे जब ढाल होगा तो हवा उसी गति से तेज गति से चलेगी। अगर हवा ऐसे रही, ढाल कम होगा तो हवाओं की गति भी कम होगी। तो दाब प्रवणता इतनी तीव्र होती है कि हवाएं 50 मील प्रति घंटे से भी तेजी से चलती है। इनके द्वारा वर्षा घनघोर तथा विद्युत गर्जन के साथ होती है। जो वर्षा होती है काफी घनघोर होती है, काफी मतलब अच्छी खासी वर्षा होती है और बिजली वगैरह बहुत विद्युत गर्जन होते हैं। हवाएं एक चक्राकार विन्यास के आवर्त के चारों ओर परिभ्रमित होती हैं। मतलब चक्राकार, इस तरह से चक्कर काटती हुई हवाएं घूमती हैं। हवाएं सुविकसित चक्र का निर्माण करती है जिसके मध्य भाग में ऊर्ध्वाधर वायु का उत्थापन होता है। मतलब जो वायु होती है उसका ऊर्ध्वाधर चलती है, उसका उत्थापन होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल गर्मियों में क्रियाशील होती है और इनकी अधिकतम सक्रियता ग्रीष्म ऋतु के अंतिम में या शरद ऋतु के प्रारंभ में होती है। मतलब क्या कह रहे हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो केवल गर्मियों में ही क्रियाशील होती है और क्योंकि गर्मी अब क्या बोल रहा है, इनकी जो अधिकतम सक्रियता ग्रीष्म ऋतु के अंतिम चरण तथा शरद ऋतु के प्रारंभ में होती है। जैसे खासकर कहा समुद्रों में होती है। तो समुद्र पानी की जो देखा खासियत क्या है, ये बहुत देर से गर्म होती है, बहुत देर से ठंडी होती है। तो जो गर्म होता है सरफेस जो हमारी जो पानी है उसमें वो उस तरह की जो गर्म होने की आगे मैं बताऊंगी कैसे होता है। वो गर्म होगी तो पानी सरफेस हमारा क्या है, महासागर, तो महासागर है वो गर्म होगा तो चक्रवात बनने की कंडीशन भी बनती है। तो उसके बाद चक्रवात का मध्यवर्ती भाग अपेक्षाकृत शांत और वर्षा विहीन होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। इसका जो मध्यवर्ती भाग होता है वो वर्षा विहीन होता है। इसको क्या कहते हैं, और काफी शांत होती है, या वर्षा विहीन होता, वर्षा नहीं होती, काफी शांत होती है, इसे ही चक्रवात की आंख कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों में केवल पश्चिमी भाग में जन्म लेते हैं। मैंने आपको बताया था पश्चिमी भाग महासागर, हमारे महासागर के जितने भी पश्चिम भाग है हमारे पृथ्वी में, वो भाग महासागरीय भाग जो पश्चिम है क्यों है, महासागर जो जल है वो गर्म है। उसके इनका जन्म अनियमित होता है, अर्थात उपयुक्त मौसम तथा प्रदेश के होने पर भी सर्वदा चक्रवात जन्म नहीं होता। मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा चक्रवात देना, उपयुक्त मौसम अनियमित है, कभी भी ये इसका कंडीशन अप्लाई होता है, कंडीशन बनता है और चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पीछे कोई प्रति चक्रवात नहीं बनता जैसे कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हमेशा होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होती है, जरूरी उसके पीछे कोई प्रति चक्रवात नहीं बनता। जैसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पीछे प्रति चक्रवात बनते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का प्रधान स्रोत संघनन से मुक्त हुई गुप्त ऊष्मा होती है।
ना कि वायु राशि के तापमान का अंतर। यहाँ पे जो पानी जल जब संघनन होता है तो उसके अंदर जो संघनन के उपरांत क्या होता है, जो गुप्त उष्मा उस वाष्प में होती है, वही उष्मा से ये चक्रवात बनता है, ना कि वायु राशि के तापमान का अंतर। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं ना, वो वायु राशि के तापमान के अंतर की वजह से बनते हैं। लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या है, संघनन से मुक्त हुई गुप्त उष्मा है। इनका आकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का केवल 1/3 होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात काफी विस्तृत क्षेत्रों में फैला होता है, लेकिन इसका उसे 1/3 होता है। तो हमने जाना इनकी विशेषता, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता क्या है। अब जानेंगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण क्या है। तो हम जानते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से मैंने आपको बताया था कि 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित होती है। तो आगे बढ़ेंगे, अगर इन चक्रवातों के विकास कोई निम्नलिखित जो दशाएं होती है उनको अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी दशाएं होती हैं। सबसे पहले जो दशाएं हैं जो उत्पत्ति के कारण है वो है तापमान। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित उन महासागरीय भागों में के ऊपर होती है जिनके ऊपर जल का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। यह तापमान पर्याप्त वाष्पीकरण तथा आर्द्रता स्रोत को सुनिश्चित करता है। मतलब क्या है, जहाँ जो सरफेस है, जो महासागरीय जो जल का तापमान 27 डिग्री से कितना होगा, तो कुछ अधिक होगा। तापमान पर्याप्त वाष्पीकरण तथा आर्द्रता के स्रोत को सुनिश्चित करता है। ऊपर उठता हुआ गर्म जल में जब पर्याप्त आर्द्रता होती है तो उसमें चक्रवात के लिए पर्याप्त गुप्त उष्मा समाहित होती है। मतलब जो गर्म जो वायु है, जो आर्द्रता के साथ ऊपर उठ रहा है, उसमें जो गुप्त उष्मा है चक्रवातों के लिए उत्पन्न होने के लिए गुप्त उष्मा उसी में समाहित होती है। चूंकि उष्ण कटिबंधीय महासागरीय जल ग्रीष्म ऋतु के अंत में अधिक गर्म रहता है, इसी मैंने आपको बताया था पहले, गर्म रहता है, इसी कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रमुख रूप से इसी समय अधिक निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त महासागरों के पूर्वी भागों में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है। इसके कारण तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, जबकि पश्चिमी महासागरीय जो जल है जलधाराओं के प्रभाव में, गर्म जलधाराओं के प्रभाव होने के कारण यहाँ क्या होता है, तापमान अधिक होता है। यही कारण है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात महासागर के पश्चिमी किनारों में मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। तो आपने जाना कि तापमान किस तरह से चक्रवात उत्पन्न होने के कारण बता रहे हैं, और महासागरीय भाग के पश्चिमी भाग में जो तापमान क्या है, अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इनकी कारण, उत्पत्ति के कारण में दूसरा कारण है कोरियालिस बल। जो कोरियालिस फोर्स है वो किस तरह से उत्पत्ति का कारण बनता है वो जानेंगे। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल शून्य होता है। पहले मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, कोरियालिस बल का जो होता है इफेक्ट, वो प्रभाव वो शून्य होता है तथा 5 डिग्री अक्षांश पर इसका प्रभाव नगण्य रहता है। यहाँ पे भी नगण्य रहता है। लेकिन इसके ऊपर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कोरियालिस बल का प्रभावी होना अति आवश्यक माना जाता है। अगर ये बल ना हो तो यहाँ पे कोई चक्रवात नहीं बनेगा। इस बल के उत्पन्न आवृत्ति का चक्रवाती संचरण के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, मतलब 10 से 20 के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कोरियालिस बल का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। विश्व के 65% उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कितना आपने बताया, ये जो 10 से 20 के बीच, यहाँ पे जो ये 10 से 20 के बीच जो है कोरियालिस जो बल का प्रभाव सर्वाधिक होता है, यहाँ पे 65% चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे वही 10 से 20, तो आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे तीसरा, पूर्व स्थापित निम्न वायु दाब क्षेत्र। तो पूर्व स्थापित क्या बताया कि पहले से स्थापित निम्न वायु दाब का क्षेत्र होना चाहिए। अंत उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र से उत्पन्न लघु आकार के निम्न वायुदाब क्षेत्र ही अति शीघ्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में परिवर्तित हो जाते हैं। कि ऑलरेडी जो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ITCZ में जो लघु आकार का जो निम्न दाब का क्षेत्र था, वही बाद में अति शीघ्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में परिवर्तित हो जाता है। उसकी फिर नेक्स्ट विशेषता क्या है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता का उच्च स्तर, क्या बताया है, माफ कीजिएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता का उच्च स्तर वाला वायुमंडल में आर्द्रता का उच्च स्तर होना चाहिए। मध्य क्षोभमंडल में आर्द्रता का स्तर उच्च रहना, मतलब 5 से 7% के आसपास ये क्या होना चाहिए, आर्द्रता का स्तर होना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक
क्योंकि आर्द्रता की पर्याप्तता होने पर ही मध्य क्षोभ मंडल में कपासी वर्षा बादलों का निर्माण संभव है। यदि मध्य क्षोभ मंडल में निम्न आर्द्रता युक्त शुष्क हवाएं आती हैं तो बादलों का निर्माण नहीं हो पाएगा। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, वायुमंडलीय आर्द्रता का स्तर भी उच्च होना चाहिए। अगर उच्च स्तर नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, अगर बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी, कपासी बादल बनने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रतिचक्रवाती बहिर्प्रवाह धरातल के समीप ऊपर उठने वाली वायु को फेंकने की प्रक्रिया सतत रूप से कायम रहना भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऊपरी क्षोभ मंडल, ये ऊपरी क्षोभ मंडल है, ये धरातल महासागरीय जो धरातल है वो जहाँ से रहती है, यहाँ पे तो लो प्रेशर का रहेगा, तभी ना वायु ऊपर होगी, ऊपर उठेगी, हल्की होगी तो वायु ऊपर उठेगी, और यहाँ पे क्या होगा, वायु बाहर फेंकेगा, वायु बाहर फेंकेगा। इस तरह से ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये ऐसी चीजें होंगी तभी ये आपका ये काम होगा, वरना ये आपका क्या बनेगा, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। ऐसा कंडीशन, यहाँ पे जो प्रेशर क्या है लो होगा, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र होगा, इस तरह से क्षेत्र होगा, और ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ताकि वायु बाहर तो फेंकेगी बाहर, इस तरह से। समझ में आया आपको? वायु ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, फिर ऐसे, फिर बाहर की ओर जाएगी। तो क्या बोला है, ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रतिचक्रवाती बहिर्प्रवाह जो आउटफ्लो होता है धरातल के समय ऊपर उठने वाली वायु को फेंकने की प्रक्रिया सतत रूप से कायम रहना उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार धरातल के ऊपर एक चिमनी का स्वरूप विकसित हो जाता है, और ऐसा नहीं होता तो धरातल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र को आर्द्र हवाएं शीघ्रता ही भर देगी और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विकास संभव नहीं है। अब समझ में आया, ये चीज कंडीशन होनी चाहिए, वरना उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे। अब हमने जाना कि किस कारण से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब हम जानेंगे कि इसके विध्वंसकारी प्रभाव क्या होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो चक्रवातों से निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, यथायथ तेज होने वाली वर्षा से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तुरंत वर्षा शुरू हो जाएगी, तूफान की गति, तूफान शुरू हो जाता है, बाढ़ की स्थिति तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। कभी कभी तीव्र गति से तटीय भागों पर प्रवेश करने वाले तटीय क्षेत्रों के जनधन की हानि होती है, और विशेष तौर पर सागरीय भागों के मछुआरे डूबकर मर जाते हैं। तटीय भागों में प्रवेश करती है, वहां पे काफी हानि, जनधन की हानि होती है। इन चक्रवातों से कृषि फसलों में भारी हानि उठानी पड़ती है। तटीय भाग जल पल्लवित हो जाते हैं और मछुआरों की बस्तियां उजड़ जाती है, काफी नुकसान देखने को मिलते हैं। तो आपने जाना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसी होती है, वो उनके रूप कैसे हैं, उनका विभिन्न स्वरूप कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसी हो रही है, और उनका जो उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विध्वंसकारी प्रभाव क्या है। अंत में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष वही होता है जो आपने पूरा लिखा है आंसर, उसका ही मतलब कंक्लूजन निकालना, छोटा समरी करके छोटा सा आपको निष्कर्ष लिखना होता है। तो आज तक का लेक्चर यही तक था। खासकर इस लेक्चर को अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चल पाएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं। आज तक के लिए यही तक था। थैंक यू।